Welcome to Screen Guru. So here I am with a very important session today. So please stay with me till the very end of this video. अगर आपको कहीं भी ये वीडियो स्लो जा रहा हो या फिर आपको जो भी चीज़ पता हो वो अगर रिपीट हो रही हो ये वीडियो में, तो प्लीज़ जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट फॉर 10-15 सेकेंड्स. योर टाइम वोंट बी वेस्टेड. ठीक है. और अगर आपको तो भी वीडियो स्लो लग रहा हो या फिर मैं समझा रहा हूँ वो स्लो लग रहा हो, तो आप वीडियो 1.5 पे या फिर 1.25 पे चलाइएगा. ठीक है. वहाँ स्पीड जो होता है ना यूट्यूब में कॉर्नर सेक्शन में आप सेटिंग्स में जब जाओगे तब आप ये स्पीड पे वीडियो चलाइएगा. ओके. तो आपको सब चीज़ फटाफट से समझ में आ जाएंगी. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अपियरिंग और इफ़ यू आर प्लानिंग और इवन इफ़ यू हैव जस्ट कंसिडर्ड योर सेल्फ फॉर द एफकैट एग्ज़ाम. ठीक है. तो एफकैट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. आप कोई भी स्टेज पे हो, शायद आप रिपीटर हो या फिर आपने क्रैक भी कर ली हो एक बार एग्ज़ाम, या फिर आप एकदम पहली बार देने वाले हो, या फिर आप सोच रहे हो कि आगे जाके आप दोगे, और यू आर जस्ट कंसिडरिंग दिस आइडिया ऑफ गिविंग दिस एग्ज़ाम, देन प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो हम आज देखने वाले हैं एफकैट का डिटेल्ड सिलेबस और मेन पेपर मैंने लिखा है. दिस विल बी अबाउट द मेन पेपर दैट इज़ ऑफ 300 मार्क्स, जिसमें 100 क्वेश्चन हमें होते हैं. तो एक स्पेसिफिक पेपर पैटर्न का अगर आपको आइडिया चाहिए तो मैंने पिछले वाले वीडियो में लिखा है. पिछले वाले वीडियो में सब बताया, आपको समझाया है. ऑल अबाउट एफकैट करके आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन गुरु ऑल अबाउट एफकैट भी सर्च कर लोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा. उसमें मैंने बहुत सारे ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है पेपर पैटर्न, देन नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, ये सब कैसे कैसे होता है, एफकैट एग्जाम ओवरऑल कंडक्ट कैसे होता है, एसएसबी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, वो एकदम ब्रीफ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ऊपर से. ठीक है. तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी. एंड दिस विल बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द सिलेबस दिस वीडियो. तो हम आज देखने वाले हैं सेक्शन वाइज सिलेबस और उनके मार्क्स कैसे अलॉट हुए हैं. तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा क्या यार ये सर बोर कर रहे हैं, ये सिलेबस वगैरह की मतलब ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पढ़ाई का सिखाओ ना यार, मतलब की बात सिखाओ, ये क्या मतलब टाइम पास कर रहे हो आप, ऐसा आपको मन में आ रहा होगा. लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर रहे हो या फिर आप क्रैक करने की सोच रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि वो एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, एग्ज़ाम का स्कोप कितना है, एग्ज़ाम का जो घेरा है, मतलब जो एरिया है, वो कौन से एरिया से वो कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ताकि आप जब प्रिपेयर करो तब वो उसी अकॉर्डिंग से करो. राइट. अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी के लिए अगर ज़्यादा मार्क्स अलॉट है तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे. लेकिन अगर आपको यही पता नहीं कि यार कौन से सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स है, कौन से सेक्शन में कम मार्क्स है, कौन से क्वेश्चन टाइप ज़्यादा आता है, ये आपको पता नहीं, आप तो सब गधा मेहनत जैसा करते रहोगे, सब पढ़ते रहोगे. राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर एफकैट, फॉर एनी अदर एग्जाम. उसका सिलेबस समझना ये आपका पहला स्टेप होता है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहला स्टेप अगर आप किसी भी चीज़ में, जैसे भी लाइफ में आप पहला स्टेप तो लेते होंगे ना, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट फॉर एनी अदर थिंग. आप पहला स्टेप जब भी कुछ नया सीखने के लिए, नया पाने के लिए ले रहे हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नोइंग द सिलेबस, एंड दैट टू डिटेल सिलेबस, जो मैं आज आपको एनालिसिस बताऊंगा. ठीक है. मैं और एक सेशन लाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू ईजिली यू कैन गेट पास द कट ऑफ. 165 लास्ट टाइम लगा था, एटमोस्ट कट ऑफ 180 तक लगेगा. राइट. उससे आगे तो नहीं लगेगा कट ऑफ, एज पर माई व्यूज. ठीक है. नहीं तो अगर लग गया तो फिर मेरे को बोलोगे भाई ये क्या सर ने बोल दिया. तो उसका भी हम अलग सेशन लेके आऊँगा. लेकिन हम ये सेक्शन में पहले आपको मैं डिटेल में सिलेबस समझा दूँ. अगर आपको सिलेबस पता है तो प्लीज़ देखिएगा कि कुछ भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो रही है. अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो प्लीज़ नोट डाउन करिएगा. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट डू नॉट टेक द स्क्रीन शॉट्स, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द नोटबुक, so that whenever you study this particular subject you can just use the frequency. जैसे कि एरर डिटेक्शन आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, 10-15 क्वेश्चन उड़ा दिए. ठीक है. 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, चलो एरर डिटेक्शन 5 बार हो गया. फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 बार हो गया. तो ऐसे आप फ्रीक्वेंसी में आपको पता चलेगा, खुद से ही पता चलेगा कि आपने कौन सा सेक्शन ऑफ द स्टडी, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कौन सा कितना स्ट्रांग हो रहा है आपका. ओके. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन समवेयर इन द नोटबुक. ठीक है. और वो आप हर बार फ्रीक्वेंसी टाइप में आप यूज़ करोगे. तो चलिए बढ़ते हैं. अभी आपको मैंने ये सिलेबस का महत्व तो बता दिया. अभी सिलेबस हम देखेंगे, एक्चुअल सिलेबस क्या है. सो द फर्स्ट इज़, आपको ये तो पता है कि हमें सब्जेक्ट्स कितने हैं, मतलब एक पेपर होता है, वो तो सबको पता है. मेन पेपर जो है वो एक ही होता है, इसमें 2 सेशंस नहीं होते. राइट. और एक होता है ईकेटी, वो किसके लिए, टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए. तो ईकेटी वाली बात हम नहीं कर रहे आज. हम पेपर 1 जो ओनली पेपर है एफकैट एग्ज़ाम का, मेन पेपर है,
उसकी हम बात करेंगे। तो पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे। दैट इज़ 1 इज़ इंग्लिश, सेकेंड इज़ जनरल अवेयरनेस, थर्ड इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फोर्थ इज़ रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो अभी हर एक सेक्शन में हम देखेंगे, हर एक अलग अलग टॉपिक से आपको मैं वाकिफ़ कराऊंगा। तो द फर्स्ट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपके अभी मैं आपको क्वेश्चंस मार्क्स सब बताऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस इसका मतलब मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स लिख दूँ मैं यहाँ 25 इंटू 3, एक क्वेश्चन 1, ये मैं यहाँ बॉक्स कर देता हूँ, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। ओके, ये याद रखना, वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे, मार्क्स कितने हो गए 75, राइट। 75 मार्क्स का इंग्लिश होगा। अभी देखते हैं इसमें ओवरऑल सिलेबस क्या है। एरर डिटेक्शन, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 2-3 कटआउट्स होंगे, जैसे कि सेंटेंस को बांटा जाएगा 4 में, या फिर बाइफरगेट, ट्राइफरगेट, जो भी उनका क्वेश्चन हो, वैसे एक सेंटेंस के अलग अलग टुकड़े करे जाएंगे और आपको पूछेंगे कि कौन से एक पर्टिकुलर हिस्से में, कौन से एक पर्टिकुलर फ्रेज में मिस्टेक है। दैट माइट बी अ ग्रामेटिकल एरर, दैट माइट बी अ स्पेलिंग मिस्टेक, दैट माइट बी अ एरर विच हैज़ सम रिप्लेसमेंट, जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड गलत होगा, उसको अगर रिप्लेस कर दो उसके कोई फॉर्म में या फिर कोई दूसरा वर्ड डालो तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। ओके, सो दैट इज एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रेयरली पूछा जा सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक स्मॉल पैराग्राफ के ऊपर 3-4 सवाल बन सकते हैं। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पूछा जाएगा कि ओवरऑल आइडिया क्या है पैसेज का, पैसेज में जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर पूछा जाएगा। जो क्वेश्चंस, अगर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस पैंडेमिक, then you have to write what all specific it is talking about. Is it in the positive way, is it in the negative way, is it talking about the solutions, is it talking about the causes, ठीक है। तो ये आपको मेन आइडिया पता होना चाहिए, जो भी उधर मेंशन किया है वो ठीक से आपको पढ़ना होगा। दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन। अभी सेंटेंस कंप्लीशन मतलब कैसा है, कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है पूरे पैराग्राफ में, कभी पैराग्राफ होता है या फिर कभी सेंटेंस होता है। सेंटेंस अगर होगा तो सेंटेंस कंप्लीशन में एक पर्टिकुलर वर्ड, जो कि वर्ब हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफ किधर यूज़ करते हैं, द किधर यूज़ करते हैं, इज, इफ, एंड, बट, ये सब आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब पर्टिकुलर यूज जो होता है ना, उनका बेसिक यूज वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन। और पैराग्राफ में होगा तो अलग अलग वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सो दिस मार्क्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी जो इंग्लिश सेक्शन होता है 25 क्वेश्चंस, उसमें आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही मिलेंगे। ये बाकी सब जो है वो बहुत कम मिलते हैं। और अगर ये आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लिया ना, तो आपका वोकैबुलरी हो गया, राइट। तो और एक सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद आपका इडियम फ्रेजेस तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ ही हम पढ़ रहे हैं, राइट, वो भी आपका पता चल जाएगा। और आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे काम आएगा। सो द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो भी आइडिया होगा उसमें कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का वर्ड वो लोग ऐसे बोल्ड में लिख देंगे। तो बोल्ड वर्ड का आपको क्या बोलेंगे, नियरेस्टिंग मीनिंग, ऑपोजिट, एंटोनिम, सिनोनिम, जो भी ढूंढने को बोल देंगे या फिर रिप्लेस करने को बोल देंगे। तो आपको तो पता होना चाहिए ना सिनोनिम, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम। और सिनोनिम एंटोनिम जब आप पढ़ते हो तो आप उसका मीनिंग भी पढ़ते हो, राइट। यू डोंट जस्ट बाय हार्ट द पर्टिकुलर वर्ड, राइट, you understand the meaning, you understand the utilization, so that becomes very important, not just for FCAT but also for CDS, NDA, INET, जो भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उधर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है synonyms, antonyms, and even your speaking skills, I can say। आप इंग्लिश में बात करते हो तो नए नए वर्ड जैसे यूज़ करोगे वैसे ही आपकी वोकैबुलरी रिलीज होती जाएगी। तो अगर आपको ये, फिर आप बोलोगे यार सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो बहुत है, हाँ बहुत है ना, तो मैं किधर बोल रहा हूँ कि मतलब आप पूरा ही पढ़ लोगे सब कुछ। बट आप बेसिक रीडिंग अगर आप हर दिन कर रहे हो, हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर आप मैगजीन पढ़ रहे हो या बेसिकली आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, गूगल से पढ़ाई कर रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, तो जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ मेक श्योर दैट वेन एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग आउट ऑफ इट। गूगल पे जाओ, मीनिंग ढूंढो, बेसिक इजी है ना। डिक्शनरी खोल के भाई पेज टू पेज, आपको अगर बहुत मतलब एकदम लेजी फील हो रहा है, वो उतना मेहनत नहीं करना है, तो ठीक है, स्मार्ट वर्क करो, गूगल पे टाइप कर दो, मीनिंग डाल दो, आगे मिल जाएगा ना, वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा, समझ लो। आई एम नॉट टेलिंग यू और आस्किंग यू टू बाय हार्ट, ठीक है।
तो और आप दूसरा एक चीज़ है, आप YouTube पे जा सकते हो। YouTube पे आपको मेरे चैनल पे ही मैंने 200 प्लस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस कराए हैं। आपको सीरीज़ मिल जाएगी, दैट इज़ इंग्लिश वोकैब सीरीज़। तो 200 प्लस वर्ड्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आज से आपको उसके और वीडियोस भी मिलते रहेंगे रेगुलरली। अभी हम हार्डकोर प्रिपरेशन चालू करने वाले हैं। अभी एग्ज़ाम पास है ना अगस्त में, जो FCAT 2 2021 एग्ज़ाम है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वर्क योर एस ऑफ दिस टाइम एंड मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आया मेरा चैनल, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैनल पे जाओ, बस गूगल पे सर्च कर लो। यूट्यूब के बहुत सारे चैनल है जो कि आपको इंग्लिश वोकैबुलरी सिखा देंगे। आपको मेरा चैनल नहीं पसंद आ रहा, कोई बात नहीं, सिनोनिम एंटोनिम्स उधर से कर लो, ठीक है। कोई नया वर्ड मिल रहा है उनको पिन कर दो, ठीक है। तो ये दो वेज है बेसिकली। वन, यू कैन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द वीडियोज लाइक माई चैनल और फ्रॉम अदर चैनल, एंड द सेकेंड थिंग इज यू कैन ओवरऑल स्टडी योरसेल्फ एंड प्लीज़ मेक श्योर यू दैट यू नोट इट डाउन। कोई अगर एकदम एक्सट्रीम जैसे कि अलग वर्ड मिला तो प्लीज़ नोट इट डाउन। एक बुक लीजिए, उसमें सब वर्ड्स नोट करते रहिए। एग्जाम के पहले वो बस रिवाइज करना है। 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए, उसमें से 2-3 तो आएंगे आपके शब्द, 2-3 तो जो भी यूजफुल होते हैं वो तो आ सकते हैं। और अगर चलो 2-3 भी नहीं आए, ऑप्शंस में तो आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन से तो आप कैंसिल आउट कर दोगे। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कैंसिल आउट कैसे करना है, ठीक है। अभी हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, अप्रोच बताऊँगा आपको मैं, तो सब बताऊंगा, उसमें आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, वी विल कैरी इट आउट इन द नेक्स्ट सीरीज और द नेक्स्ट वीडियोज, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मेरे कहने का ये मतलब है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ स्टार मार्क इट। सिनोनिम एंटोनिम से आपका ना सिर्फ FCAT बट बाकी एग्जाम्स के लिए तैयारी हो जाएगी। देन इज़ द वोकैबुलरी टेस्ट। वोकैबुलरी टेस्ट में जैसे मैंने बताया कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट पूछा जाएगा वो सेंटेंस में। तो आपको वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है और वो वर्ड का मतलब उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, दैट इज़ वोकैबुलरी। नेक्स्ट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्टार मार्केट। इंग्लिश में यार आप अगर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव अ रेगुलर रीडिंग हैबिट, रेगुलर रीडिंग हैबिट मतलब आप बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो रेगुलर। हाँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं कि महीने में एक बार कोई भी बुक उठा लिया पढ़ा। जो भी आप अगर रेगुलर रीडिंग कर रहे हो ना, तो आपको ये एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी चला जाएगा। आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड FCAT का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम लेवल है इंग्लिश का, दैट इजंट आस्किंग यू अ वेरी हाई काइंड ऑफ इंग्लिश, और आपको एकदम ब्रिटिश इंग्लिश आनी चाहिए या फिर US एसेंट आना चाहिए आपको एकदम अमेरिकन फॉरेनर जैसा बोलने के लिए। तो लोग आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज पूछ रहे हैं। दे आर आस्किंग यू फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो आप समझ सक रहे हो। आप समझ सक रहे हो कि यार हाँ, ये लैंग्वेज ऐसे यूज़ की जाती है। उन्होंने बस उतनी ही अपेक्षा है आपसे। ओके, तो उसके लिए आपको रीडिंग हैबिट स्ट्रांग रखना पड़ेगा और ये 2-3 चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मैंने बता दिया, ईडियम्स फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेम, अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कंजक्शन कहाँ लगता है, कहाँ सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो सकता है, नाउन पहले आएगा, मेन वर्ब किधर आएगा, वर्ब किधर आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब किधर आएगा। तो ये सब आपको बेसिक अभी लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स है यार, हमें तो पता ही नहीं सर क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है। तो ठीक है, आपको मतलब ग्रामर की नॉलेज होनी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरी होना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कैसे करो, आप समझ रहे हो कैसे वो लैंग्वेज को, वो सेंटेंस को। तो आप जैसे ही पढ़ते रहोगे ना, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। आपको शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन आप अगर कोई भी रैंडम बुक उठा के पढ़ रहे हो, सो यू विल गेट डिफरेंट, योर ब्रेन विल बी acclimatized, I can say acclimatized or accustomed according to the English language used, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ खुद ब खुद पता चलने लग जाएंगी कि भाई सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, एक पूरा पैराग्राफ कैसे बनता है। मेन आइडिया पहले आती है, फिर उसके बाद उसकी सबऑर्डिनेट आइडिया आती है, राइट। तो आपको ये बेसिक नॉलेज आराम से खुद से ही हो जाएगा। तो इंग्लिश में मैंने 3 चीज़ें बताई। रेगुलर रीडिंग हैबिट, उससे आपके बाकी मोस्टली सेक्शंस हो जाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश वोकैब सीरीज़ फॉलो कर सकते हो मेरे चैनल पे या फिर कोई दूसरे चैनल की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर विश। नेक्स्ट इज़
जनरल अवेयरनेस, ये बहुत खौफ देता है सब लोगों को, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वीक सब्जेक्ट. जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे को एरियाज़ है आई कैन से, एंड ईच एरिया हैज़ डिफरेंट को एरियाज़. उधर अलग फिर से बाइफर्गेशंस होते हैं, ट्राइफर्गेशंस होते हैं, हर एक बाइफर्गेशन में फिर से ट्राइफर्गेशंस होते हैं. ठीक है, तो अब हिस्ट्री में देखिए, पहले हम वो बता देते हैं आपको कि जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस कितने आएंगे. तो जनरल अवेयरनेस में आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, 25 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कितने मार्क्स हुए, 75 मार्क्स. तो 75 मार्क्स आपका इंग्लिश. उसके बाद आपका, ये मैं सेक्शन वाइज बता रहा हूँ, मोस्टली पेपर में कैसे होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश, फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश होता है, और उधर आपको ऐसे अलग अलग सेक्शंस नहीं लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि इंग्लिश ऐसे टॉप में लिख दिया, फिर 1 to 25 क्वेश्चन आ गए, ऐसे नहीं लिखने मिलेगा. पर आपको पता चल जाएगा कि यार ये इंग्लिश है, सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, एंटोनिम्स पूछ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा. तो द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस वुड बी मोस्टली इंग्लिश, एंड देन द सीक्वेंस वुड बी लाइक, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही सीक्वेंस होगा एग्जाम में. सेकेंड वुड बी जनरल अवेयरनेस. अभी जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स. ओके, अभी आपको मैं ऐसे भी ट्रिक बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस आप एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे ना तो भी आप कट ऑफ पार कर लोगे. बस उसके लिए मेक श्योर दैट यू लेट दिस वीडियो रीच टू मोर पीपल आउट देयर. ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना, हाँ यार मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो भी मेरे व्यूज़ मुझे दे रहे हैं, उनको ये यूज़फुल हो रहा है मेरा कंटेंट. ओके, तो जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री में आपको पूछा जाता है, 3 होता है हिस्ट्री में, एंशिएंट, देन नेक्स्ट इज मिडीवल, एंड थर्ड इज मॉडर्न. ठीक है, मॉडर्न आप अच्छे से कर लीजिएगा, मॉडर्न स्टार मार्क्ड. और एंशिएंट और मिडीवल के जो वन लाइनर्स होते हैं ना, जैसे कि एंशिएंट मिडीवल में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा कि हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, राइट, ये आपको मिल जाएगा. Then where was the first copper utensil found? Where was the cave painting found? Where was the cave art found in India? What is Harappa famous for? One liners पे जो भी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. वन लाइनर्स आपके लिए मैं अभी शायद वीडियो में नेक्स्ट लाऊंगा, अगले वीडियो में आपको मिलेगा वन लाइनर्स. तो वो वन लाइनर्स आप प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कैरी ऑन और यू अंडरस्टैंड और यू लर्न दिस बेसिक वन लाइनर्स. आपको पूरा बाहर करने की, डीप में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वन लाइनर्स बस याद रखना, जो फेमस स्पेशलिटीज़ है, स्पेसिफिकेशंस है, वो आपको याद रखना है बस. ओके, तो एंशिएंट मिडीवल का बता दिया. मॉडर्न का थोड़ा डीप में पढ़ाई करोगे आप तो दैट वुड बी बेटर. नेक्स्ट इज़ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में मोस्टली प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और द अप्लाइड ज्योग्राफी आई कैन से. अप्लाइड ज्योग्राफी मतलब ये क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है, लाइम स्टोन फॉर्मेशंस क्या होते हैं, रॉक फॉर्मेशंस क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या होता है, ओशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ओशन में कॉन्टिनेंटल रीफ, लैंड फॉर्म्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कर्स्ट लैंड फॉर्म, लाइमस्टोन का अलग लैंड फॉर्म, मार्शी लैंड्स, रीजन्स, क्लाइमेट के अलग टाइप होते हैं, देन द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरियस डिफरेंट रीजन्स. तो ये सब होता है अप्लाइड ज्योग्राफी. ये आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो वर्ल्ड वाइड. ठीक है, अर्थ पे वर्ल्ड वाइड आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो आपको ये ज्योग्राफी काम आ जाएगा. ओशन के बारे में पता है तो ओशन भाई सबकी जगह सेम ही रहता है विथ स्पेसिफिकेशंस. ठीक है, मतलब स्पेसिफिक की कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, इंडियन ओशन की स्पेसिफिकेशंस होंगी, देन अटलांटिक विल हैव अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन. पर आप ये जो लॉज है, जो भी कंसेप्ट है, वो सब जगह आप यूटिलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, सब जगह सेम रहेंगे. दूसरा होता है इंडियन और वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड में आपको सब टाइप के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, एक स्पेसिफिक रीजन के क्या स्पेशलिटीज़ है, क्लाइमेट क्या है, क्रॉप्स कौन से होते हैं उधर, मिनरल्स कौन से होते हैं, ये सब. एंड इंडियन को आपको पता है इंडिया में माइंस किधर है, देन व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड, व्हाट आर द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब के बारे में. तो अभी ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या है. ज्योग्राफी में मैं आपको कहूँगा कि बाय माई एक्सपीरियंस एज अ एस्पायरेंट, एज आई हैव क्रैक दीज 2 एग्जाम्स, दीज FCAT एग्जाम ट्वाइस एज वेल. तो मेरे एक्सपीरियंस में बोलूँगा कि ज्योग्राफी में आप मैप बेस्ड पढ़ाई करिएगा. मैप आप मतलब ऐसे खोल के रखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार कैपिटल्स कौन से हैं, ऊपर से कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड कैपिटल करना है. लास्ट ईयर भी आप देखोगे तो 2 कैपिटल्स पूछे गए थे एक ही क्वेश्चन पेपर में, एक ही मतलब सेट में. जैसे कि क्या अलग अलग सेट्स होते हैं ना एग्ज़ाम में, जैसे कि पहले एक अलग सेक्शन ग्रुप ऑफ पीपल
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का पहले एग्ज़ाम होगा, फिर एफकैट में दूसरे, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इतने सारे एक साथ अवेलेबल नहीं होता, तो अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम होता है इसमें, कभी 2 दिन कभी 3 दिन में एग्ज़ाम होता है शेड्यूल्स में। तो वैसे एक ही शेड्यूल में 2 बार 2 कैपिटल्स पूछे गए थे, वर्ल्ड कैपिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज दे कैन आस्क यू अबाउट मिनरल्स, माइंस। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 1 लाइनर्स, आपको डीप में पढ़ाई नहीं करनी। अप्लाइड जो है ना, अप्लाइड की डीप में पढ़ाई कर लीजिएगा कि ये क्लाउड्स कैसे होता है ये सब। और जो ये इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें आपको कैपिटल्स पढ़ने हैं, मिनरल्स कौन से फेमस है, 1 लाइनर्स अगेन। तो आपका काम इजी हो जाएगा। आपको 1 लाइनर्स कहाँ मिल जाएंगे, आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, ईयर बुक जो होता है ना, दिशा पब्लिकेशन, देन यू हैव मनोरमा पब्लिकेशन, यू हैव ये अपना जो कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू है, किसी भी बुक का आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको 1 लाइनर्स मिल जाएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो 1 लाइनर्स कर लेना। अप्लाइड का थोड़ा डीप में कंसेप्ट पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स के कंसेप्ट, केमिस्ट्री के कंसेप्ट एंड देन यू हैव बायोलॉजी। तो मैं कहूँगा कि फिजिक्स शायद आप वो बेसिक लॉज वगैरह आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, 1 लाइनर्स उसमें भी कर लेना। 1 लाइनर्स करना है आपको। बायोलॉजी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइटोलॉजी मतलब क्या, एंडोमोलॉजी मतलब क्या, एंटोलॉजी मतलब क्या, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या। ये जो स्टडीज़ है ना, डिफरेंट लॉजीज, स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्टडी ऑफ एंड, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये सब के नाम क्या है, देन डिफरेंट ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ होता है, तो ये सब आता है स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके के 1 लाइनर्स अगर आप पढ़ लोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस रिलेटेड, तो आपका मेजॉरिटी जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही से आते हैं। ओके, जनरल साइंस में आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है स्टडीज़ पे, स्टडीज़ different types of subjects and their studies are called as, and next is instruments and again 1 liners जो static GK में आएंगे। ठीक है, father of this subject, father of that subject, ये सब। next is environment। environment में आपको बहुत कम questions आएंगे, आपको ज्योग्राफी में भी बहुत कम क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, आपको हिस्ट्री में अच्छा खासा क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री जनरल साइंस। ठीक है, डिफेंस अवेयरनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस अवेयरनेस में आप एक तो मेरा चैनल फॉलो करिएगा, मैं आगे आपको डिफेंस अवेयरनेस की बेसिक पूरी अंडरस्टैंडिंग एफकैट के लिए जो भी रिक्वायर्ड है मैं वो सब आपको अगले वीडियोस में लाऊंगा। तो डिफेंस अवेयरनेस के लिए या फिर आप दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। तो डिफेंस अवेयरनेस में क्या पूछेंगे, रैंक क्या होगी भाई, इंडियन नेवी में अगर कोई कैप्टन है तो उसकी इक्विवेलेंट रैंक क्या होगी इंडियन आर्मी में, ये पूछेंगे। देन यू हैव द अदर क्वेश्चंस एज मिसाइल्स, देन यू हैव हेडक्वार्टर्स। तो ये सब आपको बेसिक डिफेंस अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। अभी रिसेंट शिप कौन सी है जो लॉन्च हुई है, रिसेंट मिसाइल कौन सी टेस्ट हुई थी, कौन से देश ने कौन से देश को कौन सी मिसाइल दी, राइट। ये सब क्वेश्चन डिफेंस अवेयरनेस के अंडर आते हैं। दिस इज स्टार मार्क्ड, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको यहाँ पता नहीं है, एग्जाम में नहीं आया, कोई बात नहीं, पर आपको ये अगर पता है तो आप एसएसबी में अच्छा कर पाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई डिस्कशन में, आप अच्छा कर पाओगे। यार जिधर जाना है उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। हम डिफेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पास के लिए थोड़ी भाई एफकैट ऐसे ही निकाल लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज डिफेंस अवेयरनेस। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर, अगेन स्टैटिक जीके। केरला ने कौन सा डांस फॉर्म दिया है वर्ल्ड को, बेसिक। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा डांस फॉर्म है, उत्तर प्रदेश का कौन सा फोक आर्ट है, देन महाराष्ट्र का कौन सा फोक सॉन्ग है, ये सब स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके यार करते रहो, एफकैट के लिए स्टडीज जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्लीज़ मैं डायरेक्ट आप गूगल पे जाओ, सर्च करो पिछले पेपर्स, आपको सब ये मिल जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन पेपर्स पिछले साल के प्रीवियस ईयर के मैं कराऊँगा यहाँ चैनल पे। लेकिन अगर आपको तो भी बहुत गड़बड़ है भाई, आप भी करना है, आप भी देखना है सर सच बोल रहे कि नहीं, तो प्लीज़ मेक श्योर यू गूगल इट, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और चेक कर लो कि भाई मतलब ये जो भी बोल रहा हूँ वो आया था एग्जाम में या नहीं आया था। दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप 6 मंथ से अच्छे से कर लेना। कोई भी एक मैगजीन उठा लो, ओके, और पढ़ लेना मैगजीन। और यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हो, अड्डा 247 करंट अफेयर्स, वो वीकली मंथली डेली करंट अफेयर्स निकालते हैं।
तो वो आप फॉलो कर सकते हो। या मैं अभी सोच रहा हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो हर वीक के एंड में सैटरडे संडे का वीकली एनालिसिस लूँ, तो आपको एक मतलब पूरा वीक का ओवरऑल मिल जाएगा। या फिर सैटरडे संडे जो मेजर पेपर होता है पूरे वीक के बारे में जो बात करता है उसमें एडिटोरियल्स होते हैं, वो सब के बारे में आपको बेसिक एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और टीओ एनालिसिस ये लिख लेता हूँ आप, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, बाय स्क्रीन गुरु, ठीक है। तो ये चैनल पे जल्दी में शुरू करूँगा। जस्ट मुझे यार इतना पता चलना चाहिए कि मेरा सच्ची में कंटेंट जो है वो आपको हेल्पफुल है कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करते रहो यार, आपके दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू हैव नो वन। मतलब आपके पास अगर कोई कंटेंट किसी को यूज़फुल ही नहीं है तो मतलब नहीं बनता ना। आप बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना टाइप कर रहे हो, इतना डिटेल में एनालिसिस दे रहे हो, खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो ये सब मतलब नहीं बनता फिर। तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर विद इट एंड गेट सम गुड सपोर्ट फॉर आवर चैनल। नेक्स्ट इज द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में लास्ट टाइम 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा एक ओवर में 6 सिक्स मारने वाला T20 में कौन सा बैट्समैन है ये पूछा गया था। ओडीआई में कौन सा है वो पूछा गया था। हु इज़ नोन एज पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा नाम दिया था आपको, जैसे कि है ना अपना जग्गू किसको बोलते हैं, जडेजा को, राइट, जग्गू। फिर MST किसको बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, शॉर्ट फॉर्म में हम जो यूज़ करते हैं। फिर गॉड किसको बोलते हैं क्रिकेट में, सचिन को। तो ऐसे जो नाम दिए जाते हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। सुनील गावस्कर वाला क्वेश्चन था उसमें। और तो आपको ये स्पोर्ट्स में जो है ना वो वन लाइनर सुपरलेटिव्स पढ़ने होंगे, मोस्टली सुपरलेटिव्स। विंबलडन पहले किसने जीता, ओलंपिक्स पहले कहाँ हुआ, ओलंपिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किसने लाया, ये सब आपको सुपरलेटिव्स। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, वापस से स्टैटिक जीके, कोई भी मैगजीन, कोई भी ईयर बुक या फिर स्पेसिफिक स्टैटिक जीके बुक। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या करोगे आप, बेसिक जो इनिशियल चैप्टर्स है ना एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत के इनिशियल चैप्टर जहाँ उन्होंने कहा गया है कि हमारा संविधान कैसे बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और स्पेशल पीपल। आई कैन से स्पेशल पीपल मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, कौन क्या होता है, किसमें कितनी पावर होती है, एज लिमिट क्या होती है, कौन राज्यसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, ये जो भी स्पेशल लोग हैं, स्पेशल पोजीशंस है, CAG क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये सब आप बेसिक ऊपर से देख लो, ओके। तो आपके जो मेजर क्वेश्चंस है वो आपके डिफेंस अवेयरनेस में शायद 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। मेजर क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स आपको अलग अलग जगह से कहाँ से भी पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये सब जो है वो सुपरलेटिव्स होंगे मोस्टली। मैं हिस्ट्री का तो नहीं ले रहा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये जनरल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट, ये सुपरलेटिव्स होंगे। कल्चर, स्पोर्ट्स, ये भी सुपरलेटिव्स होंगे, ओके। तो आपको मेजॉरिटी पेपर ये सब आप अगर ऊपर से कर लोगे ना अच्छे से, जो भी मैंने जैसे भी बताया जो इंपॉर्टेंट है वो सब आप कर लोगे, तो आपका ये आराम से 25 के 25 भी निकल सकते हैं, ओके। इतना मतलब अच्छे से इतना भी टॉप लेवल का नहीं होता, तो आप ये निकाल सकते हो। और तो भी अगर आपका ये बहुत वीक है, समझ लो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप आराम से एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हो। अभी बोलोगे आप सर यार एक सेक्शन नहीं अटेम्प्ट किया, 0 अटेम्प्ट किया, तो भी निकाल लेंगे। तो इसमें कितने मार्क्स है, 75 ना। पेपर कितने का है, 300 मार्क्स का, 300 में से 75 निकालोगे कितने बचेगा, 225। मैक्स सही है मेरा। आपका कट ऑफ कितना लगता है, 165 लास्ट टाइम लगा था, उसके पहले 155 लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा कट ऑफ, 180। कितने मार्क्स ज़्यादा है 180 से, टोटल 45 मार्क्स ज़्यादा है। चलो ठीक है, आप 225 के 225 आउट ऑफ तो नहीं निकाल पाओगे, कम से कम 200 तो निकाल लोगे। 25 मार्क्स नहीं, चलो ठीक है हम नहीं करेंगे अटेम्प्ट, 25 मार्क्स नहीं अटेम्प्ट करोगे, 200 तो निकाल लोगे, और भी नहीं अटेम्प्ट 180 तो निकाल लोगे, कट ऑफ तो पार हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी ना, आराम से। चलिए अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा यार ये कैसे निकालना है आपको।
ये जो मतलब बोल रहा हूँ मैं कि 225 में 200 मार्क्स कैसे निकालना है इतने आसानी से, तो मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ ना आपके जैसा, तो मैं भी निकालूंगा इस बार एग्ज़ाम। 200 निकालेंगे, ट्राई करेंगे, टारगेट रखेंगे 200 का। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा अप्रोच क्या है। ओके, यू विल हैव मतलब आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत टॉपर है, एयर 26, एयर 1, एयर 2, एयर 3, ठीक है। पर मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ एज ए एस्पायरेंट माई सेल्फ। आई हैव क्लियर एग्ज़ाम्स, मैं टीचिंग में हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है जे डिफेंस के रिलेटेड। तो आपको मैं मेरा एक थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज का या कुछ भी हेल्प हो रही है तो उसमें बुरा ही क्या है, तो इसीलिए मैंने ये जो इनिशिएटिव है चालू किया था। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, बोर्ड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। तो आपको मैंने पूरे नाम पढ़ के बता दिए, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी देखिए 18 क्वेश्चंस होते हैं। 18 क्वेश्चंस मतलब कितने मार्क्स, 54 मार्क्स ओनली। और ये जो मैथ्स होता है ना, मतलब तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जो कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स नहीं है या फिर मतलब उनको एकदम बैंक जैसा मैथ्स नहीं आता, तो उनके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ओके, तो वो भी बताऊंगा मैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि मेजर जो चैप्टर्स है वो कौन से। सेकेंड इज द ईजिएस्ट वन, ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। टाइम एंड वर्क पे आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 20 दिन में काम किया, तो दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट इज एवरेज। एवरेज इज इम्पॉर्टेंट। रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो प्रपोर्शन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के आप डायरेक्ट फॉर्मूलेस पढ़ के जाइएगा। सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। नंबर सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट अगेन। परसेंटेज इज इम्पॉर्टेंट। हियर यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट। वहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड स्ट्रीम वगैरह जो है ना, वहाँ कंसेप्ट याद रखना बस। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी चल जाएगा, कंसेप्ट से आप सॉल्व कर लोगे। ओके, प्रैक्टिस तो आप करो लेकिन एकदम हार्डकोर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो है, जो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके आराम से। ओके, ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है, वो भी आप ये एवरेज जो है वो भी आप रेशियो प्रपोर्शन से उड़ा सकते हो। तो रेशियो प्रपोर्शन ऐसा चैप्टर है ना जो कि आप मेजॉरिटी जगह पे यूज़ कर सकते हो। अभी ये टाइम एंड वर्क जो मैंने अलग से बताया वो भी आप आराम से उड़ा सकते हो। देन यू हैव डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस इज नथिंग बट सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। तो फर्स्ट गो फॉर दिस इज द इजीएस्ट, नो नीड टू प्रिपेयर। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा आपको, स्क्वायर, हाँ ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि स्क्वायर्स एंड रूट्स कहाँ तक, 20 मिनिमम। और मैंने आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है बड़े नंबर का बताया। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर आपने गधा मेहनत की जैसा अप्रॉक्स लिखे भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सब ट्राई करके आप सॉल्व करते रहोगे। अगर आपको फटाफट से स्क्वायर रूट्स निकालना है, फटाफट से क्यूब रूट निकालना है, तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, हाउ टू नो द स्क्वायर रूट, ये ऐसे सब आपको टाइटल में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, मैक्स का प्लेलिस्ट है, मैक्स ट्रिक्स एंड टिप्स, उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये। और क्यूब्स एंड रूट्स अगेन टिल 20 एटलीस्ट, 20 to 30 आपको, 30 अगर कर लिए तो बहुत अच्छा है, 20 तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है ना तो मोस्टली तो क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स स्क्वायर्स पे नहीं होते, तो अगर आ भी गया तो आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। अप्रोक्सीमेशन में होता क्या है, आपको ऐसे बोलेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9 प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो यार मतलब एकदम बेसिक मैथ्स, ये सबको आएगा। द मेन ट्रिक इन दिस इज टू अवॉइड लूजिंग टाइम। जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आंसर तो सबको आने वाला है, राइट। ये क्या बेसिक किसको नहीं आता यार, ये तो हम 10th में पढ़ के आ रहे हैं, आप अभी ग्रेजुएट हो गए होंगे, राइट, या फिर आप पेयरिंग होंगे, तो आप तो ऐसे थोड़ी मतलब मैथ्स सब्जेक्ट कभी किया ही नहीं है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन तो आता ही है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, बोर्ड मास रूल पता होगा। तो ये जो है ना चीज़, ये सबको आएंगे, आपको भी आएगा, आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो दूसरे एस्पायरेंट्स हैं उनको भी आएंगे, मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मुझे भी आएंगे, ठीक है। पर यहाँ चीज़ है कि आप कितने कम टाइम में सॉल्व कर रहे हो, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दो।
So make sure you give less time to this, that is simplification approximation. आपको मैं अप्रोच भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन से पहले करना है, कौन से बाद में करना है, ठीक है, वो अगली बार बात करेंगे हम। उसमें मैं आपको 200 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, मैं भी कैसे इस बार प्लान कर रहा हूँ 200। मैंने 193 मारा था लास्ट टाइम, टच किया था टारगेट, जस्ट मिस द टारगेट। थोड़े क्वेश्चंस यार गलत हो गए थे, इस बार शायद से 200 पार कर लेंगे, ठीक है। आप भी करना, मैं भी कर लूँगा। तो हमारी प्लानिंग चल रही है। तो अभी रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कहा था मैंने, मोस्ट। दिस इज ऑफ 3 2 6 3 3 96 मार्क्स हो गए ना, 96 और ये कितना 54 150 और ये हो गया हमारा 150, तो हो गए टोटल 300 मार्क्स। ओके, ये किधर गया, हाँ बराबर। चलिए अभी ये रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड पे आते हैं। 32 क्वेश्चंस, 96 मार्क्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एनालॉजी है ना, दैट इज़ लिटिल बिट रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। अभी आप बोलोगे यार ये कैसे सर, तो आपको जो एनालॉजी मतलब आपको ऑड मैन आउट, बेसिक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपको वो कैसे एग्जांपल्स देंगे पता है, आपको वो लेक्स के नाम देंगे, वर्ल्ड वाइड लेक्स, जैसे कि सुपीरियर लेक, देन यू हैव वुलार लेक इंडिया की, देन यू हैव अदर लेक्स, मतलब लेक के नाम दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार ये लेक है, ये रिवर है, ये अलग वाटर बॉडी है, ये अलग वाटर बॉडी है, ये तो पता होना चाहिए। या फिर आपको कैपिटल्स दे देंगे कि एशियन कंट्रीज़ के कैपिटल्स दे देंगे और एक यूरोप का दे देंगे कैपिटल। तो आपको तो यार ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री एशिया में आ रही है, कौन सी कंट्री यूरोप में आ रही है। अगर आपको पता नहीं तो आप नाम से थोड़ी जज कर लोगे। सो दिस इज एनालॉजीज अ बिट ट्रिकी पोर्शन, जिसमें आपको साइंस में पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी आपको ऐसे पूछेंगे कि अलग अलग एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के 3-4 नाम दे देंगे और एक अलग डायनेस्टी का एक नाम दे देंगे उसमें, तो आपको पता होना चाहिए वो। सो दैट इज जीके। तो यहाँ के 5 सवाल तो पकड़ के चल लो, ठीक है, +5 एवरी से 5 + 8 + 5 नहीं भाई 5+, तो 5 क्वेश्चन मिनिमम आप पकड़ के चल लो यार। एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट एंड राइट, एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वाह, इतना बड़बड़ करके मेरा वो लय भी टूट रहा है। एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट बोला मैंने, चलिए कोई नहीं। तो 5+ क्वेश्चंस हम पकड़ के चलेंगे, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ना। तो अगर 5 क्वेश्चन आ गए, चलो 5 क्वेश्चन ये आ गए, तो 5 में से कम 2-3 निकाल लोगे। तुक्का नहीं मारना है, मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ तुक्के की बात नहीं कर रहा अभी तक। ओके, 2-3 क्वेश्चन निकाल लोगे एनालॉजी के। 2-3 थोड़े टफ होंगे, शायद आपको पता हो नहीं हो, तो बाकी पे फोकस करेंगे हम। दैट इज सीरीज कंप्लीशन। सीरीज में नंबर्स देंगे यार, कुछ भी जुगाड़ कर लो, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस सब कर लो, लेकिन सीरीज कंप्लीशन आना ही चाहिए, ठीक है। आपको सॉल्व होना ही चाहिए आपका, इतना भी टफ नहीं होगा। थोड़ी मेहनत कर लोगे, थोड़ा ट्रिक्स पता चल जाएंगे, मेरे साथ थोड़े मेरे चैनल पे बने रहोगे आप ये रीजनिंग सेक्शन में, तो आपका हो जाएगा आराम से। सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन बहुत रेयरली आता है। कोडिंग डिकोडिंग ओनली 1-2 क्वेश्चंस। ये जो भी 1-2 रेयरली ये सब बता रहा हूँ ना, ये आपको ऐसा नहीं कि भाई हाँ रेयरली आता है तो करना नहीं है, ये सब करना है। बिकॉज ये 32 में से अगर आप 27 या फिर 30 भी कर लिए ना, तो आप मतलब आगे हो गए, आपका आधा काम हो गया, 90 मार्क्स यहीं हो गए, ठीक है। 180 कट ऑफ है और 90 के लिए हमारे पास पूरे 3 सेक्शन है, मैथ्स बचा है, इंग्लिश बचा है, ये बचा है। एक ही सेक्शन में आपने 90 मार्क्स ला लिए, ऐसे कर सकते हो, ओके। और अगले सेक्शन में हम डिटेल में बात करेंगे एनालिसिस पे। चलिए अभी इधर ध्यान देते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम को पता होना चाहिए, मैन, वुमेन और टीचर्स, मैन, वुमेन, प्रोफेसर्स, मैन, जज, प्रोफेसर, ये ऐसे अलग अलग टाइप के आपको नाम दे देंगे। उसमें वेन डायग्राम पूछेंगे। वेन डायग्राम कैसा, एक के अंदर 2 सर्कल, एक के ऐसा एक हो जाएगा, या फिर ऐसा अलग 3 सर्कल, कुछ भी हो सकता है यार वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है वो सब देख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, दिस इज डबल स्टार। इनकम्प्लीट पैटर्न, स्क्वायर में 4 भाग होंगे, एक में 1 डॉट, दूसरे में दूसरा डॉट, 3 डॉट हो गए। इधर क्या होगा, बेसिक है, डॉट होगा, सर्कल तो नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा,
ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस, इतना भी इजी नहीं होता, तो बता दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए। देन इज द डॉट सिचुएशन, ट्रिपल स्टार्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट सिचुएशन में आपको पूछा जाएगा स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, इधर बीच में डॉट देंगे और आपको 3 ऑप्शन देंगे। तो आपको चेक करना है कि ये जो डॉट है ना, मतलब ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों के अंदर है ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आ सकता है। अब इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिकॉज सर्कल एंड ट्राइंगल आर नेवर मीटिंग ईच अदर, तो डॉट आप वैसे नहीं रख सकते हो, तो दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड। आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिधर ये तीनों ओवरलैप हो सकते हैं। कभी कभी आपको डिफिकल्टी लेवल के लिए क्या करता है, और एक डॉट ऐड करता है, तो उसमें कैसे आपको ऐसा भी ढूंढना पड़ेगा कि सर्कल अकेला भी हो और तीनों एक साथ भी हो, ताकि आप दोनों डॉट्स रख पाओ। ओके, तो उसके आपको टिक्स, ट्रिप्स, कैंसिल आउट कैसे करना है वो सब बताऊंगा मैं। दैट इज़ द डॉट सिचुएशन। नेक्स्ट इज़ द रूल डिटेक्शन। मतलब यार एक फिगर है, वो कैसे टर्न हो रहा है 90 डिग्री, सीरीज कैसे बन रही है। स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर, फिगर में टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसा बना देंगे, आपको पूछेंगे, ऑप्शंस देंगे, ये किस में है, तो ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइंस बना देंगे, तो आप बोलोगे हाँ ये दिख रहा है मुझे इसमें, तो ऐसा ये क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे सब क्वेश्चंस होंगे स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर। नेक्स्ट इज मिरर वाटर इमेजेस, रेयरली, यार ये बच्चों वाला खेल है, अभी नहीं पूछा जाता ये। मोस्टली स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर आता है, रूल डिटेक्शन, ये जो ट्रिपल स्टार्स मारे ना वो तो आएंगे ही आपको, ठीक है। सो दैट्स इट विद आवर सिलेबस। चलिए यार 40 मिनट हो गए, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की, आपको एक बेसिक आइडिया दिया, बेसिक नहीं यार, मतलब बहुत एडवांस ही दे दिया समझो, क्योंकि सब इसके बाहर तो नहीं आएगा, बहुत रेयरली क्वेश्चंस बनेंगे इसके बाद। ओके, तो ये सब आप नोट कर लेना। जैसे मैंने कहा फ्रीक्वेंसी से पढ़ाई करना, जैसे मैंने डबल स्टार, ट्रिपल स्टार सोर्सेस बताए, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज देम। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर आइडियाज़, एनी अदर फीडबैक फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अभी ये जो हम सीरीज शुरू करेंगे ना FCAT के लिए, वो यार क्रैक करना ही है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, तो है ना वो चीज़, जैसे कि टीचर्स को करनी नहीं होती। सब टीचर्स जो होते हैं इधर जो गुरु बन के चल रहे हैं, मैं गुरु नहीं मानता, मैं एक लर्नर मानता हूँ खुद को। तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे आप भी पढ़िए मेरे साथ, तो उसी जोश के साथ हम हर वीडियो में मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। That's Screen Guru for you. Have a good day. Bye.